हेलो दोस्तों, आईएएस राजा मिशन यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो में बने रहें। नमस्कार साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें यूपीएससी क्रैक करने के लिए किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से हमें यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस स्ट्रीम से आना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। हम आपको पहले बताते हैं कि अगर हमें आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस या कोई भी पोस्ट के लिए हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम देना कौन सा है। तो देने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूपीएससी का एग्जाम देना होता है जिसका नाम है पब्लिक सर्विस यूपीएससी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन मतलब संघ, मतलब पूरे देश के अंदर चुने जाने वाले खिलाड़ी, एक तरह के पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक की सर्विस के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए उसको हमें क्रैक करना हो उस एग्जाम को, यूपीएससी को। अगर हम इसको हिंदी में कहें कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग होता है, एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग क्या करता है कि अपने राज्य के लिए खिलाड़ियों को चुनता है। खिलाड़ी कौन? जो इस देश को या इस शहर को चलाने वाले, इस जिले को, किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट को चलाने वाले लोगों को एक तरीके से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होता है। यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए कम से कम एक ईयर में 13 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं। 13 लाख, हर साल 13 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। एक साल में 13 लाख स्टूडेंट यूपीएससी को क्रैक करने के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसमें से कम 5 लाख तो वो स्टूडेंट होते हैं जिनका काम सिर्फ फॉर्म भरना होता है, जिन्हें कुछ नहीं करना, वो पेपर देने भी नहीं जाते। पेपर देने जाते तो एवं ही भर्ती चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो इसमें से कम 5 लाख स्टूडेंट्स वो होते हैं जो एवं फॉर्म भरते हैं, और 8 लाख स्टूडेंट्स वो होते हैं जो सीरियसली फॉर्म को भरते हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद एग्जाम को देने के लिए जाते हैं। इस 8 लाख स्टूडेंट जब आगे जाते हैं तो उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। कौन सी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है? पहली कैटेगरी प्रीलिम्स राउंड, दूसरी कैटेगरी मेंस राउंड, तीसरी कैटेगरी इंटरव्यू राउंड। इन 3 कैटेगरी को पार करने के बाद जब जो लास्ट में ऊपर की तरफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जितने नंबर ऑफ 1300 से लेके 650 जितने स्टूडेंट्स की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, जितने खिलाड़ियों की उन्हें जरूरत होती है, उतने खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। जो खिलाड़ी सेलेक्ट हो जाते हैं उनमें उन्हें अलग अलग रैंक के हिसाब से, रैंक अकॉर्डिंग उन्हें पद दे दिया जाता है। रैंक के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग चलती है, जिसके अंतर्गत ये सारा प्रोसेस होता है। और उसके बाद कोई भी आईएएस, आईपीएस या आईआरएस, आईएफएस, कोई भी इसमें से कोई भी रैंक के अकॉर्डिंग देके उसको पोस्टिंग दे दी जाती है, जिसके लिए 1300 से लेके 650 स्टूडेंट को ही चुना जाता है। अब आप मान के चलिए कि 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 1300 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो मतलब 2160 स्टूडेंट पे एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसको यूपीएससी में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब जब इतने कम चांस के बावजूद भी भीड़ लगी हुई है, क्या लगी हुई है? भीड़ लगी हुई है इस एग्जाम क्रैक करने के लिए। बच्चे सब के सब एक भीड़ में भाग रहे हैं कि हमें यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। उसका सिर्फ कारण ये है कि सभी लोगों को 1300 सीट हैं, हमें 1300 सीट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। अब एक सीट पे किसी का नाम तो लिखा नहीं है कि किसको वहां से एक सीट मिलनी है, इसीलिए सभी लोग प्रयास करते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं? गलती सबसे ज्यादा ये करते हैं कि 10 साल से लेकर 15 साल तक प्रिपरेशन में निकाल देते हैं अपनी प्रिपरेशन में निकाल देते हैं 10 से 15 साल। अब 10 से 15 साल अगर प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन में निकाल रहे हो, एक एग्जाम क्लियर करने के लिए निकाल रहे हो, तो अभी तो जीवन बहुत बड़ा पड़ा है।
मान के चलिए अगर सिलेक्शन होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो आप आगे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना बाकी है, क्योंकि ये जवानी की स्टेज है, इसके बाद मैरिज की स्टेज भी आनी है और फिर घर गृहस्थी भी है, व्यापार भी, सब कुछ आपको देखना होता है। तो उसके लिए आपको इतना साल आप समय दे रहे हो तो उससे कंपटीशन ही बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सबसे जरूरी है कि आपको इन 2160 में से एक स्टूडेंट की प्रक्रिया में अगर शामिल होना है तो आपको पहले सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब मान के चलिए अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपका मन है कि आप राजा बनना चाहते हो, क्योंकि ये जो पद है ये राजा बनाने के पद है, क्योंकि इस पद में बैठने के बाद आपको सिर्फ काम नहीं करना है, गधे के लिए नहीं दौड़ना है, आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है उस काम को किस तरीके से। राजा खुद नहीं आता बाजार में काम करने के लिए, ऊपर बैठा रहता सब काम करते हैं, लेकिन होता राजा की निगरानी में। तो उस पद के हिसाब से अगर इसका सर्जन देखा जाए तो ये राजा के पद से कम नहीं है। अगर राजा के पद से कम नहीं है, अगर हमें इस तरीके का सर्जन कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि ये ऐसे काबिल बंदे आए जो देश में चले, क्योंकि देश को चलाने का हम IAS करते हैं, क्योंकि राजा पद्धति में बिठाने का मतलब ये नहीं है कि आप राजा बन के सारी सुख सुविधा का लाभ उठा। सुख सुविधा जब ही मिलती है जब आप उस सुख सुविधा के लायक होते हैं, और लायक होते जब हैं जब आपके अंदर वो काबिलियत है, और काबिलियत तब है जब आप उस चीज़ को संभाल सकते हैं, तभी आपके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ सारी छोड़ी जाती हैं। और अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी गवर्नमेंट छोड़ रही है तो उसका ये मकसद नहीं है कि आपको एक तरीके से काम चोर या फिर किसी भी तरीके से, अगर आप अपनी मेहनत करके आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप उसका मतलब देश को इस तरीके से चलाएं कि हमारे जो सोसाइटी है उसको ग्रोथ करा सकें। इसलिए ये सब जितने भी सारा लेवल है ये इसलिए बनाया गया। चाहते तो 15 बच्चे डायरेक्ट चुन के अपने घरों में से चुन के भेज देते कि ये जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं और बड़े बड़े जितने भी संस्थान हैं उनके अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं, जो इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, वो चाहते तो अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट, अपने किसी भी रिलेटिव्स को इसमें एंट्री करा सकते थे, लेकिन उसके लिए इन्होंने UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। और अब कहते हैं कि जो आरक्षण है उसकी वजह से सीट नहीं मिलती है। आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आरक्षण से सिर्फ इतना है कि जो लोग आगे नहीं आ पा रहे थे, जो हमारे गांधी जी ने भी कहा था और अम्बेडकर जी ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया था, जो लोग आगे नहीं आ पा रहे उन लोगों को आगे लाने की वजह से आरक्षण का प्रावधान लगा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 1300 सीट में सिर्फ एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए लड़ना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, भागना है, दौड़ना है और आगे बढ़ना है। ये तो हो गया प्रोसेस यहाँ तक। अब इसके आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए इस प्रोसेस के अंतर्गत। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई सी भी स्ट्रीम से आए हैं, जैसे सबसे स्टार्टिंग में बात करते हैं हम कि आप 10th क्लास में हैं, 12th में हैं, या अपने कॉमर्स, आर्ट या साइंस, अब किसी भी मतलब तीनों में से किसी भी एक उसके अगर स्ट्रेंथ हैं, किसी भी स्ट्रीम के एक की तो होंगी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन तीन ही इसमें होती है। अगर आप कॉमर्स साइड के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमर्स साइड से भी, आर्ट साइड से भी या साइंस साइड से भी, तीनों साइड की स्टूडेंट के लिए इसमें जगह मिलती है, क्योंकि जितना भी सिलेबस है वो तीनों से रिलेट करता है। कि साइंस से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको इसमें मैनेजमेंट एंड बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए, और इसमें आपका जनरल स्टडीज, कि तीनों साइड्स में से किसी में भी आते हैं तो आपको ये होगा बेनिफिट कि आप अगर इस साइड से होंगे तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनको आप जब पढ़ोगे तो आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, और अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप UPSC का एग्जाम दे सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आपको करना क्या होगा, आप किसी भी स्टेज में, आपको ये नहीं देखना किस स्टेज में, क्योंकि मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने पहले BBA किया था, फिर MBA किया था, फिर 1 साल का गैप दे दिया था, फिर पता नहीं कैसे माइंड मेकअप हुआ और स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है कि हमें करना क्या है, हमें GS जितने हमारे एग्जाम्स हैं उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। सिलेबस में कुछ नहीं पता करना है, सिलेबस में सबसे पहले मेन हमको ये पता करना है कि आना क्या क्या है।
तो इसमें बेसिक हमारे हिस्ट्री, जिसे हम इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी, भूगोल, और आपकी ये हो गई सिविक्स, और आपकी इन्वायरमेंट, और सोशल जस्टिस, सोशल इन्वायरमेंट, मतलब जितना आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, समाज में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो जो समाज के अंतर्गत चीजें चल रही हैं, उसके मतलब इन सब चीज को रिगार्डिंग आपको देखते हुए चलना है और सारी चीजों को मिला, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक चेन सिस्टम है कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कि आपने कभी भी पढ़ा होगा कि जितने भी सब्जेक्ट है सब में ये पढ़ाया जाता है कि चेन सिस्टम एक दूसरे से लिंक होता है, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होता है। क्योंकि इसी तरीके से जब पढ़ते हैं तो प्रिपरेशन इसकी करते हैं, बेस इससे बनाते हैं, यूज सब में होता है। तो सबकी जननी जो कहा जाता है वो हिस्ट्री को कहा जाता है, इतिहास। क्योंकि इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इतिहास क्या होता है कि हमें बीते हुए कल, मतलब प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल तक के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको हमें पढ़ने में, उसको समझने में, उसे भविष्य की राह दिखने में हमें मदद करता है। तो इस सब चीज़ से मिलाकर हमारा जो इतिहास है उसको जब हम स्टार्टिंग करते हैं, उसकी रीडिंग स्टार्टिंग करते हैं या फिर उसको पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट होनी बंद हो जाती है और हमें भविष्य के लिए मार्ग प्रचलित हो जाता है, दिशा मिल जाती है। अब जब दिशा मिल जाती है तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें पता चल गई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी भी स्ट्रीम से BSc से MBBS है, BCom कर रखे हैं, BE कर रखे हैं, कुछ भी कर रखे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्ट करने की प्रिपरेशन कहाँ स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सिविक्स, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, आपको लोकतंत्र उठाना है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, आपकी NCERT जो है वो आपका बेस इस तरीके से डेवलप कर देगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है उसमें आपको समझने के लिए, स्टार्टिंग समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कक्षा 9, 10th, 11th और 12th, जब आप इन चारों को पढ़ोगे तो आपका इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इन 4 NCERTs को पढ़ने के बाद सिविक्स की आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि हमारी सभा किस तरीके से बैठी थी, किसने हम पे राज किया था, किस तरीके से कौन कौन सी कंपनियां आई थी और किस तरीके से कंपनियों से छुटकारा पाया था, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, वो सारी चीजें आपको इन 4 बुक्स के अंदर पता चलेगी। क्योंकि ये बेस है, तो बेस का पता नहीं होगा आप स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे। करना क्या होगा, आपको सिर्फ बेस को पढ़ना, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पकड़नी, कुछ नहीं पकड़ना, किसी की नहीं सुननी, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ 4 NCERTs को पकड़नी है, वो भी सीरीज। और जब आप इसको कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। जब इसको आप पढ़ना शुरू करोगे आपको करना क्या है, सिर्फ उसकी स्टडी करनी है और यूट्यूब पे टॉपिक डालना है, टॉपिक डालकर उसको समझना है। समझोगे, जैसे कोई भी टॉपिक आप मान के चलिए आपको मिल गया है, जैसे आपको पता चल गया कि ब्रिटिश कंपनी का आगमन, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ लेकिन मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ब्रिटिश कंपनी का आगमन, किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी भारत के अंतर्गत आई थी, इस चीज़ को जब आपने इसको पकड़ लिया कि आपको ये पता होना चाहिए ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे, जब आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो पहले तो आप NCERT में पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। आप जब नहीं क्लियर होगा तो आप इसको सीधा यूट्यूब पर सर्च करोगे, और जब YouTube पे सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो इस टॉपिक के, आपको कुछ ज़्यादा YouTube पे सर्च नहीं करना, आपको सिर्फ ये सर्च करना है, ये टॉपिक। जब आप इस टॉपिक को सर्च कर लोगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन महसूस देंगे, और जब आप उस टॉपिक को समझ लोगे उसके अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिसके आप ऊपर और आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप ब्रिटिश कंपनी का आगमन सुनोगे, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको मिलेगा प्लासी का युद्ध, आप उसको समझने की कोशिश करोगे। फिर बक्सर का युद्ध, आप इसको समझने की कोशिश करोगे। इतने सारे नेल्सन मंडेला की सहायता गांधी जी ने किस तरीके से, कौन से नेल्सन मंडेला, और ये जो अछूतों की लड़ाई है कब से शुरू हुई थी, किस तरीके से हुई थी, क्यों ये लड़ाई शुरू हुई थी, किस तरीके से हमारा ये इतिहास है उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं,
किस घटनाक्रम से हमें आज़ादी मिली है, क्या क्या इसमें हुआ है। जब आप इस छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई कोचिंग संस्थान जरूरी नहीं है कोचिंग संस्थान से ही पढ़ा जाए, लेकिन हाँ अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, आपको समझना आ जाता है, तो फिर जब वो लोग समझाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, आपको बेसिक क्लियर होगा नहीं और आप कोशिश करोगे समझने की, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड, क्योंकि अब जो यूपीएससी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड लेवल से टकराने के लिए आपको भी स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। लेकिन आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप स्टैंडर्ड से लेने जाओगे तो हार जाओगे। इससे एक कहावत है जो हमारे गुरुजी ने कही थी, उन्होंने हमें एक बात कही थी कि अगर आप युद्ध में लड़ने जा रहे हो और आपकी तैयारी नहीं है तो आप युद्ध में मारे जाओगे। अगर आप यूपीएससी को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास तैयारी नहीं है तो आप हार जाओगे। आपको क्या करना है, पहले तैयारी करनी है, पहले बेस बनाना। ये मत देखो कि हमें 2023 में ही बनना है, 2024 में बनना है। आप ये देखो कि आपकी तैयारी कितने समय में हो रही है। जिस समय आपकी तैयारी हो जाए उसके बाद आपको स्टार्टिंग करनी है आंसर राइटिंग, मतलब कि लिखना स्टार्ट करना। जब आप शुरू से लास्ट तक आप जाओगे तो आपको पढ़ते पढ़ते रहना नहीं है, वीडियो नहीं देखनी, आपको वीडियो के साथ साथ उसको लिखना भी। जितना आप लिखोगे, आपको जब पढ़ोगे, सुनोगे, आप लिखोगे तो आपके कुछ माइंड को इस तरीके डेवलप कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपको उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे कि आपको समझ में आने लगेगा। और जब आपको समझ में आने लगेगा तो आपकी जिज्ञासा बढ़ने लगेगी। और जब आप इतना करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक हमें किस तरीके से यूपीएससी को क्रैक करना है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हमें आने वाली है। और डरने वाली तो ऐसी कोई बात है नहीं, कोई मंगल ग्रह का तो कोई एग्जाम है नहीं, लेकिन हाँ अगर स्टडी नहीं करेंगे तो मंगल ग्रह से भी बड़ा एग्जाम है। आपको क्या करना है, बेसिकली स्टडी करते रहना है। अगर आप स्टडी करोगे तो एग्जाम आसान हो जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी और है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने की थी, लेकिन अभी भी मैंने जिस जगह मैं था मुझे भी कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने धीरे धीरे नॉलेज को कलेक्ट किया। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अगर मैं कुछ चीज़ सीख सकता हूँ तो मैं किसी को समझा भी सकता हूँ। अगर समझा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरी जो बताने की, समझाने की कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो, इसीलिए मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। और अगर मेरे से कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे उसके बाद जब जाके मैंने एक चीज़ समझाई है, अगर आप कुछ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी जय हिंद, जय भारत। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। IAS राजा मिशन यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करें।